आ जाइए तो भाई। तो ये क्या है तुम्हारा तरंगों का अध्यारोपण यानी कि विस्पंद। और विस्पंद जो होती है बीट होती है, बीट सुना नहीं क्या तुमने, बीट्स है ना, जो बीट्स बोलते हैं धड़कन, बीट्स वे होती है हमारी। अब अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत को बोलते हैं सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या है सुनो, आप ये मान के चल रहे हो कि तालाब में एक गेंद पड़ी हुई है, बॉल है, बॉल को घेर दिया गया है। अब एक बच्चे ने उसको बॉल को क्या करना, दूसरी साइड लेके जाना है, ठीक है। अब दूसरी साइड जब लेके जाना तो एक बच्चे ने क्या करा, पत्थर फेंका ऐसे, तो बॉल थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर दूसरे बच्चे ने फेंक दिया, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर तीसरे बच्चे ने फेंक दिया, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर वो ने फेंक दिया, ऐसे 4-5 बच्चों ने पत्थर फेंकते रहे, तो बॉल वो किनारे पे चली गई। तो वो बॉल किसने निकाली, यानी कि जाहिर सी बात तरंगों की सहायता तो गई, लेकिन चारों बच्चों ने निकाली ना उसने, या अकेले बच्चों ने निकाल दी, नहीं भाई, जो वो तुम्हारा विस्थापन हुआ है गेंद का या बॉल का, वो एक गले से, एक पत्थर से थोड़ा हुआ है, वो कितना विस्थापन हुआ, टोटल विस्थापन हुआ 4 के 4 पत्थरों से, 4 के 4 बच्चों से। तो बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, क्या, जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे उत्पन्न की जाती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण बोलते हैं, या तो वे एक दूसरे का आयाम बढ़ा दें या एक दूसरे का आयाम घटा दें। सुपरपोजिशन होती है तो आयाम बढ़ा दे, कैसे, मान लो एक तरंग है और वो ऐसे जा रही है, और दूसरी तरंग एक और आ गई, वो भी ऐसे ही जा रही है, और दोनों का योग करा तो हमें कैसे मिली, हमारी तरंग, इसको आयाम बहुत अधिक बढ़ गया, ठीक है। या फिर ऐसे होती है कि एक तरंग ऐसे चली है और एक तरंग ऐसे चली है, एक दूसरे से ऐसे चली है, तो जाहिर सी बात है ये अप है तो ये डाउन है, तो यहाँ पे तो एक दूसरे क्या कर देगी, ये विनाश कर देगी। ये व्यतिकरण में पढ़ेंगे हम, तरंगों के व्यतिकरण में, तो ये ऐसे जाएगा, फिर कम हो जाए या बिल्कुल डार्क हो जाए। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत एक तरह का। बस अध्यारोपण का सिद्धांत बाद में क्या कह रहा है कि जो टोटल परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग यही तो हुई वे, देखो जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंग उत्पन्न करी, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण से कोलैप्स करना, मिलना, इनके अध्यारोपण से पश्चात परिणामी तरंग का जो विस्थापन हुआ है, यानी कि टोटल जो परिणामी तरंग विस्थापित हुई है, वाई हुआ है, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, चाहे वे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो। तो यही कह रहा है, यानी कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस जितनी तरंगे होगी जुड़ती चली जाएगी। अगर 2 तरंगे हैं तो 2 को जोड़ देंगे। आगे की बात समझ में क्या समझा रहा मैं ये समझा रहा हूं, अगर 2 या 2 से तरंगे एक समान माध्यम में उत्पन्न की जाए, तो अध्यारोपण के पश्चात, अध्यारोपण होता है मिलना, सुपरपोजिशन यानी कि मिलना, मिलने के पश्चात जो परिणामी तरंग आई है, टोटल के बाद तरंग जो बनी, सब बोलते हैं परिणामी तरंग का जो विस्थापन है, वो अलग अलग तरंगों, जो मिलने वाली तरंगे थी, प्रत्येक तरंग के विस्थापन के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब आती है हमारी विस्पंद यानी कि बीट्स। बीट्स क्या होते हैं, जब किसी माध्यम में हम तरंग उत्पन्न करते हैं, जब किसी माध्यम में हम तरंग उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, एक उतराव चढ़ाव होते हैं। उतराव चढ़ाव यानी कि अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा। इस उतराव चढ़ाव को क्या बोलते हैं, हम विस्पंद बोलते हैं। फिर से तुम्हारी ठेठ भाषा की बात करूं तो जो हमारा उतराव होते हैं और चढ़ाव, ये चढ़ाव हो गया और ये उतराव हो गया, तो उतराव और चढ़ाव को क्या बोलते हैं, हम विस्पंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्पंद, ठीक है। अब विस्पंद आवृत्ति, आप एक शब्द के लिए आप माइंड में रख सकते हो कि विस्पंद ही आवृत्ति है, विस्पंद ही आवृत्ति है। अब जो विस्पंद आवृत्ति होती है, देखो जो विस्पंद होता है ना, विस्पंद सुनना, विस्पंद क्या होता है, विस्पंद एक उतार प्लस एक चढ़ाव, एक अप एक डाउन, मतलब एक अप और एक डाउन को मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे विस्पंद बनते हैं, विस्पंद बीट्स बनते हैं, ठीक है, विस्पंद बनती है। आगे बात समझ में, एक उतार एक चढ़ाव, देखो एक चढ़ाव और एक उतराव बोल दूं, या अगर मैं इसे तरंग को और आगे बढ़ा दूंगा तो एक उतराव और एक चढ़ाव, इस पूरे को क्या बोल देंगे हम, विस्पंद बोल देंगे, या इस पूरे को क्या बोल देंगे हम, एक विस्पंद बोल देंगे। एक उतार एक चढ़ाव क्या बोलते हैं, विस्पंद बोलते हैं। और एक उतार एक चढ़ाव को मिलाकर ही क्या बनता है, विस्पंद बनता है। और प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, विस्पंद आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि हमने आवृत्ति पढ़ रखी है। 1 सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है, तो एक उतार एक चढ़ाव को क्या बोलते हैं हम? विस्पंद बोलते हैं। मतलब मेरा समझना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है विस्पंद और आवृत्ति में। क्या? देखो, एक उतार एक चढ़ाव, एक उतार एक चढ़ाव, एक पूरे चक्कर को विस्पंद बोल रहे हैं, समझ सकते हो तुम। पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर, एक पूरे चक्कर को क्या बोल रहे हैं? विस्पंद बोल रहे हैं। और प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में जितने चक्कर कटे हैं वो क्या है? हमारी विस्पंद आवृत्ति। आगे इतनी बात समझ में? इसके तुम डायग्राम बना लो, ये वाले और ये डायग्राम जो कर लो, बस ये लिख लो, एक उतार एक चढ़ाव विस्पंद को, फिर इसका डेरिवेशन कराना। देखो, विस्पंद आवृत्ति की गणना क्या है, यार सूत्र भी बोल सकते हैं विस्पंद आवृत्ति के लिए सूत्र फाइंड करना। तो हमने मान लिया, माना दो तरंगे हैं, माना दो तरंगे हैं, उनका जो आयाम है वो कितना है? A1 A2। कितना आयाम? A1 A2। माना दो तरंगे जिनका आयाम A है तथा लगभग आयाम हमने बराबर मान लिया फिलहाल, लगभग आयाम बराबर, तथा आवृत्ति कितनी हमारी? N1 व N2 हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम अगर बात करें पहली तरंग के लिए, तो तरंग की समीकरण हमने पहले पढ़ा चुकी। तो पहली तरंग के लिए डेरिवेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इधर कर रहा पहले, ठीक है। पहली तरंग के लिए y इक्वल टू होता है a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। हाँ, तो पहली तरंग के लिए विस्थापन, ठीक है, पहली तरंग के लिए विस्थापन की समीकरण तो होती है y बराबर a sin ओमेगा t, ठीक है। अब पहली तरंग है तो हमने मान लिया विस्थापन y1, और जो आयाम है ये हमने a sin ओमेगा t एज इट इज है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ रखेंगे a sin ओमेगा की क्या रख देंगे? 2 पाई n इंटू में t, और n1 है तो n1, ठीक है भाई। a1 तो a नहीं है, बताओ, a1 तो a है, तो समीकरण होगी पहली। अब दूसरी तरंग के लिए फोकस यही रखना, दूसरी तरंग के लिए, दूसरी तरंग क्या कहेगी? y2 इक्वल टू a sin 2 पाई n2 इंटू में t। इक्वेशन बन गया आपकी सेकंड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है दोनों को जोड़ दीजिए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है आपसे? अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा कि y इक्वल टू y1 प्लस y2, दो है तो दोनों को जोड़ दो आप। y1 की वैल्यू रखें, y1 की वैल्यू है a sin 2 पाई n1 इंटू टी, प्लस y2 की वैल्यू a sin 2 पाई n2 इंटू में t। यहां तक क्लियर? कॉमन है हमारा a इस दोनों में, a बाहर ले लेना। जब बाहर ले लेंगे तो बाहर लीजिए, a बाहर लिया, अंदर बचा sin 2 पाई n1 इंटू में t, देखो ठीक है क्या? प्लस sin 2 पाई n2 इंटू में t। कुछ बच्चे ये सोच लेंगे कि सर जी तो सेम से ही आ गया, नहीं, ब्रैकेट में से निकल जरा 2 पाई n1 है और ये 2 पाई n2 है। अगर ये n1 n2 सेम रहते तो हमारा क्या होता है? जुड़ जाते, लेकिन यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n2 है। अब ये पूरा मान लीजिए, अब ये इक्वेशन बन के क्या है कि साइन c प्लस डी की, आपको पता है साइन c प्लस डी, साइन c प्लस साइन डी, साइन डी, यही है ना। तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 साइन c बाई 2, c प्लस डी बाई 2, और इंटू में कोस c माइनस डी बाई 2। देख लेना भाई, फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना मैं थोड़ा, ठीक है भाई। तो साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। c क्या है हमारा? ये
सी हमारा हो गया ये और डी हो गया हमारा ये। सही है। यहां ध्यान देंगे तो ये सी हो गया, ये हो गया हमारा डी। तो ए तो आपके पास एज इट इज। अब साइन सी प्लस साइन डी क्या कह रहा, 2 फॉर्मूला कहना है यहाँ पे साइन सी है हमारा ये, तो 2 पाई n1 इंटू टी प्लस डी ये रहा 2 पाई n2 इंटू में टी और बाई में 2। इतनी वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर क्या लगेगा इंटू में कोस सी माइनस डी, सी ये रहा जी 2 पाई n1 टी माइनस 2 पाई n2 टी और अपूर्ण में 2। देखिए भाई समझ में आती है क्या बातें। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। सही है जी, ये हमारा यहां पे आ गया फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर कॉमन जो है वो कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, 2a बाहर आ गया। अंदर देखना साइन 2 पाई टी इसमें भी है, 2 पाई टी इसमें भी है, तो मैं 2 पाई बाहर लेगा, 2 पाई अंदर बचा n1 प्लस n2 इंटू में टी और अपूर्ण में 2। देखिए सही है क्या, ध्यान देना बेटे। n1 प्लस n2 अलग हो गया, टी को इधर की साइड लिख दिया, 2 पाई आ गया बाहर। फिर यहां पर इंटू में, यहां भी कॉमन है, मैं एंगल के अंदर वाला कॉमन ले रहा, सोचो सारा कॉमन ले रहा, एंगल है ये तुम्हारा कोस 2 पाई कॉमन है, अंदर क्या बचा n1 माइनस n2 और इंटू में t और अब बटे में 2। एंगल पे अंदर ही है तो कट जाएगा, एंगल पे अंदर ही तो है, अगर बाहर तो नहीं कटता, लेकिन एंगल तो अंदर है तो कट जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल है अंदर के, ठीक है, साइन के अंदर के। अब इधर चलते हैं जी, इधर 2a एज इट इज 2a, अंदर बचा साइन n1 प्लस n2 इंटू में t पाई भी बच रहा है, जो भी पाई, फिर इंटू में कोस पाई इंटू n1 माइनस n2 और इंटू में t भी बच रहा है, t। बस जी, देखिए ठीक है क्या, यहां तक आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, y का। सही है, यहां तक किसका फॉर्मूला आया, y का। अब ये हो गया हमारा, ठीक। अब ये हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पे 2a कोस है ना, यहाँ पे कोस पाई को पहले लिख रहा हूं, कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू में t और इंटू साइन को बाद में लिख रहा हूं, साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू में t। देखो ठीक है यहां तक। अब इसको पहले लिख दिया बेटे, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है, इसको पहले इसको बाद में है तो बात जो की तो x इंटू वाई या y इंटू एक्स लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये वाला, इसको आप पुट कर लो। क्या पुट करेंगे, तो लेट पुट कर लिया हमने, ये हमारा कोस थीटा और कोस थीटा बराबर बन गया हमारे पास क्या, सॉरी ए मान लीजिए आप इसे, ए इक्वल टू 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू में t। ये हमने पुट कर लिया a। क्या पुट करा है, a। ये कितना बन गया, a, इसे पुट कर लिया हमने a। ये पूरे को a इंटू साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू में t, और किसका फॉर्मूला आया हो, y का। अब यहां आके एक बात सुनना मेरी, क्यों पुट करा हमने, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, आपने इक्वेशन पढ़ी थी अभी भाई साहब। ये क्या है, आवृत्ति, और आवृत्ति ओमेगा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था आपने, ओमेगा इक्वल टू तो ये बना था, ओमेगा की जगह तो 2 पाई n रखा था हमने,
तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, y बराबर a साइन, y इक्वल टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी। तो वही तो इक्वेशन बन रही है, y इक्वल टू a इंटू साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू टी। अर्थात जो हमने दो तरंगे थी छोटी छोटी, वे मिलने के बाद भी तरंग ही है, वो इस इक्वेशन से पता लग रहा, क्योंकि ये भी तरंग की ही इक्वेशन है। अभी तक हमने ये प्रूफ किया कि ये भी तरंग की ही इक्वेशन है, अर्थात जो मिलने के बाद अध्यारोपण के बाद समीकरण आई है या वो तरंग बनी है, जो भी बना है वो तरंग ही है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन भी तरंग की आ रही है। इतनी बात समझ में आती है, सही है। अब चलते हैं हम यहाँ अधिकतम और न्यूनतम के लिए। देखो जो हमने मान रखा था ये वाला a इक्वल टू, इसे आप समीकरण नंबर 3 मान के छोड़ दीजिए, a इक्वल टू 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू में t, ये इक्वेशन बना लीजिए आप 4। अभी तो पहले ये वाला नोट करो, फिर मैं इसके अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता वाला निकलवाता हूं। करो यहां तक नोट जल्दी से। अब जो ये था a इक्वल टू 2a कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी, तो हमें अब यहाँ देखना है अधिकतम तीव्रता के लिए और न्यूनतम के लिए। तो अधिकतम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता के लिए, तो अधिकतम तीव्रता के लिए हम चेक करते हैं ना, वो आई समानुपाती a स्क्वायर होता है। ये तो पढ़ा रखा आपने। इट मींस ये भी बोल सकते हैं कि आई समानुपाती कैपिटल A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैपिटल A मान रखा। अब यह एक चीज और देख सकते हैं हम, यानी कि इसकी वैल्यू प्लस मानी चाहिए। बात समझना, इसकी वैल्यू प्लस मानी चाहिए। ये a स्क्वायर बनना चाहिए। a स्क्वायर कब बनेगा, a स्क्वायर तब बन सकता है, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट a 2a कोस पाई, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ध्यान देना, समझ जाओगे फॉर्मूले से। ये तब बनेगा अधिकतम तीव्रता के लिए कि जब कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाए, प्लस माइनस 1 हो जाए। फिर से सुनना, इस एंगल की पूरे की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि कोस तो यहां मैं लिख दूंगा। अब कोस में 1 कितनी वैल्यू का है, कोस में 1 आता है 0 पे और माइनस 1 आता है 180 पे। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहां ये लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं k इंटू पाई। अब सुनना, थोड़ा दिमाग चलेगा तुम्हारा यहां पर, पाई n1 माइनस n2 इंटू में t, और वेयर k की वैल्यू, सुनना यहां पर k की वैल्यू, जो k की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब ये क्या बता रहे सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर करें यहां। देखो हम क्या लिख रहे हैं यहां पे, कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू में t इक्वल टू क्या मान लिया हमने, k इंटू पाई, यही तो माना हमने। और जो पुट करना है कि k की वैल्यू इतनी हो सकती है, ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी। कोस k पाई लिखा मैंने यहाँ पे। अब k की वैल्यू ये लिख रहा, ये बना कैसे इसको समझना, बस थोड़ा सा एक एक लाइन समझा रहा हूं मैं तुम्हें। k इंटू पाई, देखो ये तुम्हारा प्लस माइनस 1 है। अब प्लस माइनस 1 कब कब आ सकता है, सुनना, ये तो तुम्हें समझ में आया। कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर प्लस माइनस 1 हो चाहिए अधिकतम तीव्रता के लिए। ये एज इट इज है, यो मैंने लिख दिया कोस k पाई। अब यहां सुनना है 1 कैसे बनेगा, देखो इस चीज को समझना। मैं क्या कर रहा हूं, कोस k की वैल्यू 0 इंटू पाई, इट मीन 0 कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 आ रहा। दूसरा 1 रखूंगा, कोस k की जगह कितना रखूंगा, 1 इंटू पाई, तो कोस पाई यानी कि 180, कोस 180 का 1 माइनस के 1, तो माइनस 1 आ नहीं रहा क्या तुमने। अब मैं 2 पाई रख रहा, कोस 2 इंटू पाई। अब कोस 2 पाई जब करूंगा तो अब उसमें जाओगे 180 प्लस 180, यानी कि 360 प्लस थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, साइन। अब जब साइन बनेगा, साइन बन जाएगा 0, 360 प्लस थीटा। आप क्या कर रहे हो, सुनो, कोस 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360, और 360 को आप लिख सकते हो कोस 180 प्लस 180। अब 90 पे तो चेंज हो गए, कोस पे चेंज, 180 पे चेंज नहीं होता, तो आपके पास बन जाएगा कोस
180 प्लस थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू रखी जाएगी 180 और कोस 180 की वैल्यू कितनी थी -1, फिर से -1 आ रहा। इट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने अब के की वैल्यू इस हिसाब से रखी है कि 0 1 2 3 4 रख सकते हैं हम यहाँ पे, तब जाके हमारी वैल्यू यही बन गई। थोड़ा माइंड पे प्रेशर डाले, कोस 0 रखा यानी कि के की जगह क्या रखा 0 गुना में पाई, तो क्या बन रहा 1 आ रहा नहीं आ रहा। फिर के की वैल्यू कितनी रखी हमने 1, तो यहाँ 1 रखा, कोस पाई की वैल्यू कितनी थे -1, तो -1 आ गया। फिर कोस 2 पाई रखा, कोस 2 पाई को सोल्व करा कितना है -1, फिर -1 आ रहा। इट मींस के की वैल्यू ये रखने पर कोस के पदों में हमारे पास यही आ रहा है, यानी कि ठीक चल रहा हमारा। अब कोस से कोस कैंसिल, आगे क्या बात समझ में, कोस से कोस कैंसिल, आपके पास बचता है पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू क्या बन जाएगा के इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी की वैल्यू कितनी बनती है भाई से के अपोन में n1 माइनस n2। देखियो ठीक है क्या भाई, टी यू का तो यही छोड़ा, के अपोन में n1 माइनस n2, और के की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4। अब ध्यान देना, टी की वैल्यू जब के की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 अपोन n1 माइनस n2, 2 रखेंगे तो 2 अपोन में n1 माइनस n2, और ये हो जाएगी हमारी टी की वैल्यू अधिकतम तीव्रता के लिए। सही है, आ जाएगा समस्या में। बात थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो सर ये क्या, अगर हमने फॉर्मूला बनाया है कि कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर ±1 होना चाहिए अधिकतम तीव्रता के लिए, यो कब बनेगा, कोस के पाई लिख दिया हमने, कोस के पदों में 1 -1 कब आ सके, के रखा, के की वैल्यू 0 1 2 3 4 रख सकते हैं, हमने चेक करना रख के हाँ हमारी ठीक आ रही है। कोस से कोस कैंसिल हो गया, पाई इंटू n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर के पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आपके पास ये बचता है टी को यही छोड़ा अपोन में लेगी, क्योंकि यही तो आवृत्ति है, तो टी का मान 0 होना चाहिए, या 1 अपोन n1 माइनस n2 होना चाहिए, या 2 अपोन में n1 माइनस n2, या 3 अपोन में n1 माइनस n2 होना चाहिए। आगे इतनी बात समझ। अब न्यूनतम तीव्रता पे चलते हैं। अब न्यूनतम तीव्रता कितनी हो सकती है भाई 0, भाई न्यूनतम तीव्रता कितनी होनी चाहिए 0, तो न्यूनतम तीव्रता के लिए देखेंगे जी, न्यूनतम तीव्रता के लिए, अब जब न्यूनतम तीव्रता पे जा रहे हैं तो ये ध्यान देना, कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू क्या बननी चाहिए 0, और कोस 0 कब बने 1 पे, कोस 0 कब बनता है 1 पे, तो यहां पे रखेंगे जी, हम इसे रखेंगे कोस पाई n1 माइनस n2 इंटू में टी बराबर, मैं यहां लिख रहा k इंटू कोस k इंटू पाई, देखो ठीक है क्या, इसी की तरह लिख रहा, k की वैल्यू चेंज करेंगे बस यहाँ पे। अब k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, k की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 1 2 3 4, अभी चेक करेंगे रख के सही बन रहा या नहीं बन रहा। तो देखो जब k की वैल्यू 0 रखोगे, k की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या बनेगा भाई, k की वैल्यू जब 0 रखोगे सारा 0 हो गया, तो कोस क्या बन जाएगा तुम्हारा कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगा 1, तो ये तो नहीं बनता, तो 0 हटाना पड़ेगा यहां से, हमें 0 क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, तो फिर 1 रख के चेक करेंगे। अब 1 रखेंगे, फिर रखेंगे पाई, भाई यहाँ पे 1 रखेंगे कोस 1 इंटू पाई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू -1, ये भी नहीं आता, तो फॉर्मूला तो ये बनता नहीं। फिर हम यहाँ चेंज करते हैं, पाई बाई 2 रख के चेक करते हैं, पाई बाई 2 कैसे, कोस 0 रखा तो 0 बन जाएगा सारा, ये नहीं बनता, इट मीन्स हम 0 हटानी पड़ेगी, 0 हटाओ दिया। के की वैल्यू कितने रख रहा मैं 1, जब 1 रखूंगा तो के 1 हो गया, पाई बाई 2 यानी कि कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, यो सेट है आ रहा हमारे पास, यानी कोस के पाई बाई 2। फिर रखते हैं हम 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स फिर पाई आ गया, नहीं 2 नहीं रखा जाता है इसमें, 2 हटाई दिया अब यहां से। अब रखेंगे 3, तो 3 पाई अपोन में 2, 3 पाई अपोन 2 जब रखोगे फिर से 0 आएगा। फिर आप रखोगे विषम संख्या, क्योंकि 4 पे तो आना नहीं, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, आप देख के चेक कर सकते हो कि k की वैल्यू यहाँ ये है, 6 नहीं आएगा, ठीक है, विषम संख्या आएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा फॉर्मूला इसके लिए बना। अब यहां से
कोसेक कोस खत्म हो गया, काट के नहीं दिखाते हम, तो बन जाएगा आपके पास दिस इंप्लाइज पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इक्वल टू के पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल, टी की वैल्यू निकालें, टी की वैल्यू आ गई के अपॉन में 2 n1 माइनस n2। सही है, ये आई टी की वैल्यू। और अगर हम के की वैल्यू रखेंगे वाली, अर्थात जो टी का मान है, के का मान कितना 1, तो 1 अपॉन में 2 n1 माइनस n2। 3 रखेंगे तो 3 अपॉन में 2 n1 माइनस n2। फिर 5 रखेंगे तो 5 अपॉन में 2 n1 माइनस n2। इतना होना चाहिए टी का मान। सही है, ये फॉर्मूला ऐसे सेट नहीं हो रहा था तो ये हमने बनाया पाई यानी कि 0 आना चाहिए, तो के पाई बाई 2 रख के चेक करा, के की वैल्यू इतनी है, ये हमने चेक करा, कोस से कोस कैंसिल हो, कोस इनवर्स बन गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, हमने टी की वैल्यू इसी की तरह निकाल ली। भाई जाहिर सी बात है, अगर यही फॉर्मूला बन जाता तो यार दोनों में सेम ना देता गया, तो ये आया हमारा 1/2 कर गया, 3/2 कर गया, 5/2 कर गया, यानी कि हाफ के पदों में चला नहीं, चल रहा सही पदों में। इसका ऊपर मल्टीप्लाई है, इसमें अपोन में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकतम तीव्रता के लिए, ये न्यूनतम तीव्रता के लिए। बना लो इसका।